तो हम बात करते हैं यार 22 अगस्त के करंट अफेयर माइंड मैप्स की बात करते हैं। सबसे पहले टॉपिक यहाँ पे हम देखने वाले हैं, इट इज़ अबाउट द फूड सेफ्टी इन इंडिया। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, जो एफडीए के जो डायरेक्टर बने थे यहाँ पे तुकाराम मुंडे, उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पे चर्चे में ला दिया है एफडीए को। तो जो महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है एफडीए, वो एक तरह से इंडिया का मोस्ट इंटेंसिव स्टेट लेवल फूड सेफ्टी क्रैकडाउन उसने यहाँ पे लिया। इसमें 1,100 से ज़्यादा यहाँ पे रेट्स इसने किए। एक तरह से लाइसेंस सस्पेंशन, सीजर, अरेस्ट, एफआईआर जो है होटल्स, रेस्टोरेंट्स, डेयरीज, बेकरीज, क्लब्स एंड फूड डिलीवरी डार्क जो स्टोर्स थे उनको यहाँ पे दिया। उसकी वजह से न्यूज़ में था। हम बात करेंगे अबाउट फूड सेफ्टी इन इंडिया की। फूड सेफ्टी इन इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र जो एफडीए क्रैकडाउन है इसके बारे में थोड़ा बेसिक बात कर लें। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का जो क्रैकडाउन है यहाँ पे, महाराष्ट्र एफडीए क्रैकडाउन, जिसमें अराउंड 1,100 से ज़्यादा यहाँ पे इंटेंसिव इंस्पेक्शंस देखने को मिला। लाइसेंस सस्पेंशंस एंड सीजर्स हमको देखने को मिले। लाइसेंस सस्पेंशन एंड सीजर्स देखने को मिले। एफआईआर एंड अरेस्ट हुए यार यहाँ पे। एफआईआर एंड अरेस्ट। ब्रॉड टारगेट की बात करें तो जो होटल्स से लेके डार्क स्टोर्स तक सबको टारगेट किया गया। होटल्स टू डार्क स्टोर्स, ओके, सबको टारगेट किया गया। बाकी जो पुअर स्टैंडर्ड्स जो यहाँ पे हेल्थ के मामले में, जो खाने के मामले में यहाँ पे रखा गया, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है यार लोगों के ऊपर। सो इम्पैक्ट ऑफ पुअर स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, इम्पैक्ट्स ऑफ पुअर स्टैंडर्ड्स, तो पब्लिक हेल्थ रिस्क हमको देखने को मिलता है। डिसीज़ बर्डन ज़्यादा देखने को मिलता है अगर स्टैंडर्ड ठीक से फॉलो नहीं किया गया तो। पब्लिक हेल्थ रिस्क एंड डिसीज बर्डन देखने को मिलता है। इकोनॉमिक लॉसेस एंड जो रिकॉल्स हैं वो होते हैं इससे। इकोनॉमिक लॉसेस एंड रिकॉल्स। एक्सपर्ट रिजेक्शन देखने को मिलता है, मतलब लाइक जो पेस्टिसाइड है उसके रेसिड्यूज हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं यार खाने के अंदर। तो एक्सपोर्ट जो है वो ठीक से नहीं हो पाता, रिजेक्ट कर दिया जाता है। सो पेस्टिसाइड रेसिड्यूज के चलते देखो इन्वायरमेंट भी ख़राब होता है अगर स्टैंडर्ड ठीक से फॉलो ना किया जाए तो। इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन देखने को मिलता है। इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन, जो कंज्यूमर ट्रस्ट है वो एक तरह से इरोड होता है। इरोजन ऑफ कंज्यूमर ट्रस्ट। तो ये सब हमने बात की अबाउट द इम्पैक्ट की। अगर पुअर स्टैंडर्ड्स रखा गया तो क्या क्या इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है। जो लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हैं रिगार्डिंग दिस फूड सेफ्टी, अगर उसकी बात करें
लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का है यार। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है यहाँ पे 2006 का। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है वो हमको देखने को मिलता है 1954 का। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1954। फूड सेफ्टी ने स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है यार, जो कि स्टेटरी अथॉरिटी है रिगार्डिंग फूड सेफ्टी। स्टेट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ये भी एक तरह से इसको यहाँ पे गाइड करता है यार फूड सेफ्टी को। स्टेट कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी। डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स हमको देखने को मिलते हैं यार। डिस्ट्रिक्ट डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स डीडीओस देखने को मिलते हैं। और कौन सी चीज़ देखने को मिलता है रिगार्डिंग दिस? फील्ड फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं यार। फील्ड फूड सेफ्टी ऑफिसर्स एफएसओस जो है वो हमको देखने को मिलता है। ये हमने बात की वो लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की। बाकी जो एफएसएसआई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इसके जो मेजर इनिशिएटिव्स रहे हैं उसकी बात करें मेजर एफएसएसआई इनिशिएटिव इसमें राइट ईट इंडिया मूवमेंट जो है सही चीज़ खाने का एक मूवमेंट लॉन्च किया। या फिर ईट राइट मूवमेंट की बात करें, ईट राइट इंडिया मूवमेंट जो है फसाई ने यहाँ पे लॉन्च किया। जो FOSTAC है ये ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन की बात करता है। भोग जो है भोग या फिर BHOG जो है एक हाइजीन वर्शिप ऑफरिंग है। मतलब जो वर्शिप में जो प्रसाद मिलते हैं वो हाइजीनिक वर्शिप जो है ना, जो प्रसाद है वो हाइजीनिक होना चाहिए। इसको देखते हुए यहाँ पे भोग जो है वो आया। ये इनिशिएटिव लाया फसाई ने। हाइजीनिक वर्शिप ऑफरिंग्स। ईट राइट स्टेशन एंड कैंपस जो है वो हमको यहाँ पे देखने को मिले। ईट राइट स्टेशन एंड कैंपसेस ये इनिशिएटिव लाया गया। ऑल्सो FOSCOS डिजिटल प्लेटफॉर्म लाया गया यार। ओके तो ये हमने मेजर FSASI की यहाँ पे जो इनिशिएटिव्स रहे हैं उसके बारे में बात किया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो इनिशिएटिव्स हैं उसकी बात की। इसके बाद जो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं रिगार्डिंग फूड सेफ्टी अगर हम उसकी बात करें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस जिसमें हम बात करें सिंगापुर के अंदर तो एक तरह से रिस्क बेस्ड ग्रेडिंग यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। सेफ ग्रेडिंग सिंगापुर में रिस्क बेस्ड ग्रेडिंग दैट इज सेफ ग्रेडिंग देखने को मिलता है। EU के अंदर हमारे पास यूरोपियन यूनियन में रैपिड अलर्ट सिस्टम हमको देखने को मिलता है। रैपिड अलर्ट सिस्टम हमको देखने को जिसको बोलते हैं RASFF है ना, फूड सेफ्टी रिगार्डिंग। एंड जो USA है उसमें प्रिवेंटिव कंट्रोल्स जो हैं HACCP प्रिवेंटिव कंट्रोल्स हमको देखने को मिले हैं।
ये हमने बात की अबाउट द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस, बिकॉज आप ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को मेंशन करके आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, आप यहाँ पे क्या करना है हमको आगे में इंडिया को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए आप इनका एग्जांपल दे सकते हो। तो और कैसे यहाँ पे स्ट्रेंथन कर सकते हैं इकोसिस्टम को यार, हम क्या करना होगा ये इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करना है तो फूड सेफ्टी इकोसिस्टम को, सो वी नीड टू स्ट्रेंथन द इकोसिस्टम। कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं यार? मॉडर्न टेस्टिंग लैब्स एंड मोबाइल यूनिट्स बना के, मॉडर्न टेस्टिंग लैब्स एंड मोबाइल यूनिट्स बना के, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर एमएसएमईज, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स फॉर एमएसएमईज, एआई एंड डीएनए बार कोडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे जो रियल टाइम सर्वेलेंस सिस्टम है उसका इस्तेमाल करना होगा, रियल टाइम सर्विलेंस सिस्टम का यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल जो है ये करने की ज़रूरत है, कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल करने की ज़रूरत है यार। ग्लोबल स्टैंडर्ड को हार्मोनाइज करना होगा, सो दिस इज़ दी थिंग दैट वी नीड टू डू फॉर स्ट्रेंथनिंग द फूड सिक्योरिटी इकोसिस्टम। एक ग्लोबल स्टैंडर्ड जो है सब जगह वही स्टैंडर्ड यहाँ पे फॉलो करा जाना है, इस चीज़ को यहाँ पे लागू करना होगा। सो ये हमने बात की अबाउट व्हाट जो फूड सेफ्टी इन इंडिया न्यूज़ में था। इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रोबेबल चांसेस है कि मेंस में आ ही जाए, अगले साल भी आ ही सकता है यार। तो वो बात करते हैं यार जो 0 FIR फाइल किए गए थे, जो एब्यूजिव एक तरह से जो भाषा इस्तेमाल की गई लोगों के द्वारा फॉर प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द जंतर मंतर प्रोटेस्ट जो अभी हुआ था नीट यूजी जो पेपर लीक के रिगार्डिंग, तो उसके ऊपर यहाँ पे जो FIR फाइल किए गए उससे ये दर्शाता है कि यार आप अपना जो बोलना चाहिए ये पॉलिटिकल जो स्पीच है जहाँ पे वो ख़त्म हो जाता है वहाँ पे एक तरह से आप क्रिमिनल पनिशेबल एक्सप्रेशन चालू हो जाता है। लोग ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो है वो अराइज हुआ, इसीलिए न्यूज़ में था। सो 0 FIR एंड पॉलिटिकल स्पीच की बात करें, जीरो FIR एंड पॉलिटिकल स्पीच। सबसे पहले इसके अंदर हम बात करेंगे कि होता क्या है 0 FIR यार। व्हाट इज 0 FIR? 0 FIR है क्या? ठीक है, तो जो FIR किसी पुलिस स्टेशन में फाइल किया जा सकता है उसको हम बोलते हैं 0 FIR। सो इट इज लॉजिंग एट एनी पुलिस स्टेशन, लॉजिंग एट एनी पुलिस स्टेशन एंड एक तरह से इमीडिएट रजिस्ट्रेशन एंड एक्शन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है 0 FIR में। इमीडिएट रजिस्ट्रेशन एंड एक्शन देखने को मिलता है। ऑल्सो यहाँ पे जुरिस्डिक्शनल ट्रांसफ़र किया जा सकता है, मतलब जिस जुरिस्डिक्शन जिस पुलिस स्टेशन के अंदर ये आता होगा क्राइम उसको उसके अंदर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जुरिस्डिक्शन ट्रांसफ़र हमको देखने को मिलता है, यहाँ पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया जाता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया जाता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन है इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कि आप 0 FIR को इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करो ये ऑब्लिगेटरी नहीं है।
ओके। बाकी जो ऑब्सेंटिटी जूरिस्प्रूडेंस है, बिकॉज बहुत सारी असली चीज़ें यहाँ पे बोली गई प्रधानमंत्री के द्वारा, तो इसके बारे में हम बात करें तो ऑब्सेंटिटी जूरिस्प्रूडेंस की बात करते हैं यहाँ पे कि किसको अश्लील बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे। ऑब्सेनिटी ऑब्सेनिटी जूरिस्प्रूडेंस, जिसमें इवोल्यूशन ऑफ लीगल टेस्ट की बात करते हैं, इवोल्यूशन ऑफ लीगल टेस्ट, लाइक यहाँ पे हिकलिंग टेस्ट मैंने पहले ही बात की इसके ऊपर ना। ऑब्सेनिटी ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में जो लीगल टेस्ट है दैट इज हिकलिंग टेस्ट, जो कि 1965 में दिया गया, कॉन्टेक्सचुअल असेसमेंट किया जाता है। 2006 के अंदर हमको ये देखने को मिला। कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो देखे जाते हैं, 2014 के अंदर हमको देखने को मिला कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स के अंदर हमको देखने को मिला 2014 में, है ना। एंड प्रोफेनिटी वर्सेस ऑब्स्टेनिटी के बीच में एक डिस्टिंक्शन हमको ये करना होगा यार, ठीक है। प्रोफेनिटी वर्सेस ऑब्सैनिटी के बीच में यहाँ पे डिस्टिंक्शन करने की ज़रूरत है कि अश्लील किस चीज़ को बोलेंगे और ऑब्सैनिटी मतलब अश्लील, है ना। और जो चीज़ यहाँ पे बेभद्र अभद्र जो बोलते हैं ना, अभद्र और ऑब्सैनिटी में दोनों में डिफरेंसेस को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत है। बाकी जो रिसेंट जो लीगल रूलिंग्स रहे हैं उसकी बात करें, रिसेंट जो लीगल रूलिंग्स रहे हैं उसकी बात करें सो इसमें पहला जो केस है इस कॉलेज रोमांस केस, जो कॉलेज रोमांस केस था 2024 के अंदर, इस केस में क्या बोला गया कॉलेज रोमांस केस के अंदर, यहाँ पे जो कोर्ट ने बोला कि जो वल्गर या फिर प्रोफेन एक्सप्रेशन है डू नॉट ऑटोमेटिकली बिकेम ऑब्सीन, है ना, मेयरली बिकॉज एक पर्टिकुलर वर्ड हैव सेक्सुअल मीनिंग, तो उसको एक तरह से ऑब्सीन नहीं बोल सकते, उसका सेक्सुअल मीनिंग है, तो ये कॉलेज रोमांस केस ने बोला। दूसरा यहाँ पे हमारे पास है शिव कुमार वर्सेस स्टेट केस ऑफ 2026, शिव कुमार वर्सेस स्टेट केस ऑफ 2026। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने या फिर यहाँ पे क्या बोला कि जो एब्यूसिव एक्सप्रेशन है यार ड्यूरिंग अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, जब दो आदमी लोग बहुत ज़्यादा बहस कर रहे हैं तो वहाँ पे जो एब्यूसिव जो गाली गलौज किया जाता है वो एक तरह से इनसफिशिएंट है, कि उसी के बेसिस में आप इसको क्या बोल दो ऑब्सैनिटी थ्रेशोल्ड के ऊपर आप कहाँ पे कानून लगा दो, तो ये एक तरह से गलत चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे लीगल रूलिंग्स के अंदर हम बात करते हैं अबाउट मनी वर्सेस स्टेट केस ऑफ 2026 की। यहाँ पे कोर्ट ने बोला कि जो स्वेर वर्ड्स होते हैं, फिर वल्गर जो एक्सप्रेशन है, प्रोफेनिटी है, इट कैन नॉट ऑटोमेटिकली इक्वेट टू क्रिमिनल ऑब्सैनिटी यार, ठीक है। प्रोफेनिटी जो है वो ऑब्सैनिटी नहीं है, ये बोला गया। पहले तो प्रोफेनिटी इज नॉट नेसेसरली ऑब्सैनिटी, सब केसेस हमको समझ आता है, ओके। उसके बाद यहाँ पे एक और केस है यार, दैट इज वल्गरिटी वर्सेस अनलॉफुल लैंग्वेज में आपको समझना है डिफरेंस यार, ठीक है। ये सब केसेस में हमें डिफरेंशिएट बताया गया कि वल्गैरिटी क्या चीज़ है और अनलॉफुल लैंग्वेज क्या है, ये सब मेन डिफरेंस यहाँ पे इन रूलिंग्स ने हमको यहाँ पे बताया, ठीक है। उसके बाद जो पॉलिटिकल स्पीच राइट्स हैं लोगों के पास कि वो क्या क्या बोल सकते हैं, उसके बारे में अगर हम बात करें, पॉलिटिकल स्पीच राइट्स की बात करें, देखो आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, राइट टू स्पीच प्रोवाइड करता है लोगों को। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए इट गिव्स देम प्रोटेक्शन दैट इज ऑन स्पीच, एंड आर्टिकल 19 क्लॉज 2 जो है वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है
कि आप ऐसा कोई भी चीज़ नहीं बोल सकते जो सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को अफेक्ट करे, पब्लिक ऑर्डर को अफेक्ट करे, डिसेंसी या फिर मॉरलिटी को लोगों का अफेक्ट करे, ऐसा कुछ भी नहीं बोल सकते यार। ऑल्सो डिफेमेशन जो है, जो देशद्रोह वाली चीज़ें हैं वो आप नहीं बोल सकते देश के खिलाफ, या फिर अगर आप कोई ऐसी चीज़ बोल रहे जैसे आक्रोश पैदा हो रहा है, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, तो आप ऐसा कोई भी चीज़ आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर नहीं आता, फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर नहीं आता। सो इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, BNS 2023 का जो प्रोविजंस है उसकी बात करें, BNS 2023 के जो प्रोविजंस हैं उसकी बात करें तो सेक्शन 293 जो है वो ऑब्सीन एक्ट्स एंड वर्ड किसको किसको बोलेंगे ये इसको बताता है। सेक्शन 296 जो है वो ऑब्सीन एक्ट्स एंड वर्ड्स को बताता है। सेक्शन 352 जो है वो एक तरह से इंटेंशनल इंसल्ट के लिए क्या कानून है उसको बताता है। सेक्शन 353 जो है वो पब्लिक मिसचिफ किसको बोलेंगे इसको बताता है। एंड सेक्शन 356 ऑफ द BNS 2023 डील्स विद डिफेमेशन यार, दैट इज देशद्रोह। ये हमने BNS की 2023 के जो प्रोविजंस है उसकी बात की। बाकी जो क्रिमिनल लाइबिलिटी बाउंड्रीज हैं कि किसके उसको प्रोटेक्ट किया गया, किसको इसको यहाँ पे सजा दी जाएगी, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं यहाँ पे। क्रिमिनल लाइबिलिटी बाउंड्रीज की बात करें तो यहाँ पे प्रोटेक्टेड जो है, यहाँ पे क्रिटिसिज्म, स्टायर, रेडिक्यूल से प्रोटेक्ट किया गया है लोगों को ना, प्रोटेक्टेड फ्रॉम सटायर, क्रिटिसिज्म एंड रेडिक्यूल। क्रिमिनल जो लाइबिलिटी बाउंड्रीज हैं इसके अंदर थ्रेट्स एंड इंसाइटमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनसे लोगों को प्रोटेक्ट किया गया है। थ्रेट्स क्रिमिनल के अंदर थ्रेट्स एंड इंसाइटमेंट में जो चीज़ें हैं उसको यहाँ पे बताया गया। पब्लिक फिगर इंसल्ट थ्रेशोल्ड के बारे में बताया गया है ना। क्रिमिनल लाइबिलिटी बाउंड्रीज ये आप करते हो तो पब्लिक फिगर का इंसल्ट करते हो तो जैसे क्रिमिनल लाइबिलिटी आता है। ऑल्सो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट एंड इंटेंशन फैक्टर भी है कि करना जानबूझ के करना चाहता था कि नहीं, गलती से हो गया होगा तो उसको आप यहाँ पे ऐसे नहीं बोल सकते कि यार देखो ये 0 FIR फाइल करो इसके खिलाफ। तो ये सब चीज़ें हैं रिगार्डिंग दी 0 FIR एंड पॉलिटिकल स्पीच। यार यहाँ पे न्यूज़ में था, इसके ऊपर पॉलिटिक के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट दी जो डेफिनेशन ऑफ जो इंडस्ट्री का डिस्प्यूट चल रहा है लेबर लॉस के अंदर। सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पे 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा था यार, इंडस्ट्री का जो डेफिनेशन है लेबर लॉज में उसको देखते हुए दोनों के बीच में एक फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट कुछ लोगों ने, यस कुछ लोगों ने मतलब अलग अलग वर्डिक्ट दिए, उसके बारे में ये न्यूज़ में था। तो इसकी अगर हम बात करें डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री इन लेबर लॉज, definition of industry in labor laws।
इसके अंदर जो डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री इन लेबर लॉस की बात करें तो जो लेजिस्लेटिव बैकग्राउंड है यार, जिसकी वजह से न्यूज़ में था, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट जो था 1982 के अंदर, यहाँ पे उसके अंदर भी इसका डेफिनेशन दिया गया। जो लेजिस्लेटिव बैकग्राउंड है यहाँ पे किसका, लेबर लॉस का, लेजिस्लेटिव बैकग्राउंड के अंदर जो लेजिस्लेटिव डिस्प्यूट्स हैं, लेजिस्लेटिव डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1982, ये लेजिस्लेटिव एक बैकग्राउंड है इसके पीछे का। बाकी जो लेबर लॉज हैं उसमें इंडस्ट्री का डेफिनेशन जो है, इसके अंदर कंसोलिडेशन देखने को मिला इन 2019-20 में, कि कोड ऑन वेजेस जो है 2019 का, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, यहाँ पे एक तरह से लेबर लॉज में कंसोलिडेशन देखने को मिला यार। इंडस्ट्री का क्या क्या डेफिनेशन है उसका, कोड ऑन वेजेस 2019, जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है 2020 का, या फिर जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड है, यहाँ पे एक तरह से लेबर लॉज के अंदर जो इंडस्ट्री का डेफिनेशन है उसको कंसोलिडेट किया गया। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड जो है 2020 का, उसके अंदर ऑल्सो जो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है 2020 का, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, तो ये सब जो है लेबर लॉस में यहाँ पे कंसल्टेट किया गया है, जो इंडस्ट्री का डेफिनेशन है। बाकी 1978 में जो बेंगलोर वाटर सप्लाई का जो जजमेंट आया था यार, उसने जो इंटरप्रिटेशन है सेक्शन 2 जे को उसके तरह से एक्सपांड किए, जो अमेंडमेंट है लेजिस्लेटिव डिस्प्यूट अमेंडमेंट एक्ट 1982, इसके अंदर जो है ना, इसको एक्सपांड किया। 1978 का जो बेंगलोर वाटर सप्लाई जजमेंट है, बेंगलोर वाटर सप्लाई जजमेंट, यहाँ पे एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन किया गया ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज जे। एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज जे। ट्रिपल टेस्ट फैक्टर यहाँ पे लाया गया, जो ट्रिपल टेस्ट फैक्टर्स में हम बात करते हैं अबाउट सिस्टमैटिक एक्टिविटी की, जो एम्प्लॉई कोऑपरेशन है उसकी, या फिर जो प्रोडक्शन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज हैं। ये ट्रिपल टेस्ट फैक्टर की बात की हमने, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज है ना। ऑल्सो यहाँ पे जो प्रॉफिट मोटिव जो है ये एसेंशियल नहीं है यार, यहाँ पे इंडस्ट्री के डेफिनेशन के लिए प्रॉफिट मोटिव इज नॉट एसेंशियल। वाइड इंस्टीट्यूशनल कवरेज हमको देखने को मिला, लाइक हॉस्पिटल्स एंड म्यूनसिपैलिटी कोई भी कवर करता है ये। वाइड इंस्टीट्यूशनल कवरेज लाइक हॉस्पिटल्स एंड म्यूनसिपैलिटीज
डोमिनेंट नेचर का टेस्ट लाया गया यहाँ पे, डोमिनेंट नेचर टेस्ट लाया गया। जो 1978 का जो डेफिनेशन है इसका रिलेवेंस की बात करें अगर, रिलेवेंस ऑफ 1978 डेफिनेशन, जिसमें जो डिटरमाइन करता है, जो डेफिनेशन है ये जो 1978 का, वो लेबर प्रोटेक्शन एप्लीकेबिलिटी को डिटरमाइन करता है। इट डिटरमाइंस लेबर प्रोटेक्शन एप्लीकेबिलिटी। एंड ये जो रिलेवेंस है इसके वजह से क्या होता है, इस डेफिनेशन के रिलेवेंस की वजह से एक्सटेंसिव लिटिगेशन देखने को मिलता है, डॉकेट एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, लीड टू एक्सटेंसिव लिटिगेशन यार, एंड डॉकेट एक्सप्लोजन ऑल्सो। जो इम्पोर्टेंस है पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स का वो बढ़ता है इससे। इट इंक्रीज इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट एलपीजी रिफॉर्म्स। बाकी जो कभी सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया था इसमें जो हमको देखने को मिला, 9 जज बेंच के वर्डिक्ट की बात करें, करंट सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट जो ट्रीटमेंट ऑफ डिस्प्यूट है वो हमको यहाँ पे देखने को मिला यार। ट्रीटमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स के अंदर जो पेंडिंग थे, इसके अंदर 1978 का जो जजमेंट है, इट कंटिन्यूज टू गवर्न। एंड फ्यूचर की बात करें जो इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशन जो है ये हमको देखने को मिलता है अंडर IRC 2020 एंड फ्रेश इंटरप्रिटेशन देखने को मिला अंडर सेक्शन 2 क्लॉज P ऑफ IRC। एंड सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है इसने ये बोला कि देखो भाई जो मॉडिफिकेशन है वो किया जा सकता है ऑफ दी ट्रिपल टेस्ट, पोटेंशियल मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रिपल टेस्ट। जजमेंट के सिग्निफिकेंस की बात करें, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दिया सिग्निफिकेंस क्या है यार, सो सिग्निफिकेंस ऑफ जजमेंट की बात करें तो जो लीगल कंटिन्यूटी है ऑन गोइंग केसेस का उसको ये बताता है, लीगल कंटिन्यूटी ऑफ दी ऑन गोइंग केसेस। ऑल्सो जो ब्रेक है ना, एक तरह से क्लीन ब्रेक लाता है ऑफ द न्यू लेबर कोड्स, क्लीन ब्रेक फॉर न्यू लेबर कोड्स। जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स राइट है उसको ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट्स एग्जिस्टिंग वर्कर्स राइट्स। ये रिकोगनाइज करता है जो मॉडर्न इकोनॉमिक रियलिटीज़ है उसको, इट रिकोगनाइजेस मॉडर्न इकोनॉमिक रियलिटीज़। जो जुडिशल प्रेसिडेंट्स का कितना स्कोप है उसको ये क्लैरिफाई करता है। जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे जजमेंट है, इट क्लैरिफाइज
स्कोप ऑफ जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है उसको। तो ये हमने बात की अबाउट व्हाट, ये हमने बात की अबाउट दी जो डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था वो न्यूज़ में था। लेजिस्लेटिव बैकग्राउंड, बेंगलोर वाटर सप्लाई जजमेंट, रिलेवेंस ऑफ द 1978 डेफिनेशन, करंट सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट एंड जजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है वो हमने देखा। तो नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो इंडिया का जो सिविल न्यूक्लियर कैपेसिटी को जो 100 गीगावाट तक बढ़ाने का जो एम है 2047 तक, उसको अचीव करने के लिए हमको प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स जो हैं वो इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होने चाहिए। बहुत ज़्यादा प्राइवेट पार्टिसिपेशन की यहाँ पे ज़रूरत है। इंडिजिनस है ना, इंडिजिनस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बनाने की ज़रूरत है, इसीलिए न्यूज़ में था। सो अगर हम बात करें प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स की, pressurized heavy water reactor about India's indigenous nuclear reactor technology. Pressurized heavy water reactor, इंडियाज़ इंडिजिनस न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि की फीचर्स क्या क्या होते हैं यार प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के। की फीचर्स की बात करें सो की फीचर्स के अंदर जो हैवी वाटर कूलेंट होता है एंड मॉडरेटर होता है यार यहाँ पे। सी तो इसका हमने क्या बोला, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बोला यार। यहाँ पे हैवी वाटर कूलेंट एंड मॉडरेटर देखने को मिलता है। हैवी वाटर मतलब D2, जैसे हाइड्रोजन होता है इसमें ड्यूट्रियम होता है, H11 नहीं होता, इसमें H12 होता है, ठीक है, जिसको ड्यूट्रियम बोलते हैं। तो हैवी वाटर इसमें कूलेंट एंड मॉडरेटर देखने को मिलता है एंड इंडिविजुअल प्रेशर ट्यूब्स हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इंडिविजुअल प्रेशर ट्यूब्स देखने को मिलते हैं यार। नेचुरल यूरेनियम को इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल। प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में नेचुरल यूरेनियम को इस्तेमाल किया जाता है एज अ फ्यूल। एंड जो ऑनलाइन रिफ्यूलिंग ऑप्शंस जो है, मतलब ऑनलाइन रिफ्यूलिंग ड्यूरिंग ऑपरेशन यहाँ पे किया जाता है। ऑनलाइन रिफ्यूलिंग ड्यूरिंग ऑपरेशंस। और क्या क्या फीचर है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का यार? इसमें जो न्यूट्रॉन इकोनॉमी है वो एक तरह से इम्प्रूव्ड होता है। इसमें इम्प्रूव्ड न्यूट्रॉन इकोनॉमी हमको देखने को मिलता है। इम्प्रूव्ड न्यूट्रॉन इकोनॉमी। बाकी इंडिया के अंदर इसको प्रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का? सो रीज़न फॉर प्रेफरेंस इन इंडिया की बात करें रीजन्स फॉर प्रेफरेंस इन इंडिया, तो हमारे पास जो 19 मतलब जो प्रूवन 900 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो डिज़ाइन है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स का, तो उसकी वजह से इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है, इसको ज़्यादा प्रभाव दिया जा रहा है यार। वी कैन जनरेट अबाउट 700 मेगा वाट इलेक्ट्रॉन डिज़ाइन फ्रॉम दिस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एंड अराउंड यहाँ पे 90 to 95% जो है इंडिजिनस सप्लाई चेन से हम इसको बना सकते हैं, है ना। एंड जो मैच्योर वेंडर्स एंड टेक्निकल इकोसिस्टम हमारे पास यहाँ पे देखने को मिलता है रिगार्डिंग दिस मैच्योर वेंडर एंड टेक्निकल इकोसिस्टम है भाई इसके लिए। एंड जो कैपिटल कॉस्ट इसमें भी बहुत कम लगता है। सो इट इज़ दी लोएस्ट अवेलेबल
कैपिटल कॉस्ट एंड एक फ्लीट मोड डिप्लॉयमेंट बेनिफिट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। फ्लीट मोड डिप्लॉयमेंट बेनिफिट जो है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में देखने को मिलता है, इसीलिए इसको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जा रहा है। बाकी जो इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए, अगर हम इसकी बात करें, इसका स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है यार, जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर का एक तरह से जो सिविल न्यूक्लियर कैपेसिटी टारगेट जो हमारे पास 100 गीगावाट इलेक्ट्रॉन का जो टारगेट बनाया है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। हंड्रेड गीगावाट इलेक्ट्रॉन का जो टारगेट है 2047 तक, इसको अचीव करने में हेल्प करेगा। एक ये रिलायबल लो कार्बन एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है यार, रिलायबल लो कार्बन एनर्जी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जो फॉरेन डिज़ाइन डिपेंडेंस है उसको ये कम करता है। इट रिड्यूस दी फॉरेन डिज़ाइन डिपेंडेंस। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड एक स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग की जो मतलब बनाता है उसको ये, ठीक है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एंड स्पेशलाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में ये हेल्प करेगा। जो फ्यूचर न्यूक्लियर एक्सपांसन है उसका एक फाउंडेशन है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो है, इट इज़ ए फाउंडेशन फॉर फ्यूचर न्यूक्लियर एक्सपांसन। जो गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स लिए गए हैं फॉर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, अगर हम इसकी बात करें, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो शांति एक्ट है 2025 का, जो कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन को यहाँ पे बढ़ावा देने की बात करते हैं इन प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, या फिर जो इंडिया का जो न्यूक्लियर रिएक्टर टेक्नोलॉजी है वहाँ पे। शांति एक्ट of 2025 which talks about private participation। जो बजट है हमारे पास 2025-26 के अंदर, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पुश देखने को मिला अराउंड 20,000 करोड़ का यहाँ पे न्यूक्लियर सेक्टर में, है ना, पुश देखने को मिला। बाकी जो SMR प्रोग्राम्स हैं वो चलाए गए, इंडिजिनस SMR प्रोग्राम चलाए गए। 5 यूनिट्स 2023 से यहाँ पे जा चुका है। ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स की बात की। बाकी जो कंसर्न्स हैं यहाँ पे रिगार्डिंग दिस प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर हम बात करें, चैलेंजेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं। की कंसर्न एंड चैलेंजेस की बात करें तो जो डिपेंडेंस है ऑन नेचुरल यूरेनियम सप्लाई वो बहुत बड़ा चैलेंज है। डिपेंडेंस ऑन नेचुरल यूरेनियम सप्लाई, हम दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है यार, तो ये एक चैलेंज है। ऑल्सो जो हाई प्रोडक्शन कॉस्ट है हैवी वाटर का वो भी एक चैलेंज है। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ हैवी वाटर एंड जो प्रेशर ट्यूब इंटीग्रेटेड है उसका मेंटेनेंस करना इन हैवी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के अंदर, जो प्रेशर ट्यूब्स हैं इनको मेंटेन रखना, इंटीग्रिटी का एंड मेंटेनेंस करना, ये भी बहुत खर्चीला चीज़ है, बहुत चैलेंजिंग टास्क है यार। जो रिएक्टर रीइंबर्समेंट है वो और ही बूढ़ा होते जा रहा है, मतलब हम इसको यहाँ पे अगर इस्तेमाल करें तो ये बूढ़ा होते जा रहे हैं। एंड रिफर्बिशमेंट करके अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं पूरा तो और पुराने होते जा रहे हैं।
है ना, जो इफेक्टिंग जो तरह से स्मॉलर साइज़ जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल को यहाँ पे अफेक्ट करता है, जितना बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो रिएक्टर्स हैं वो स्मॉल साइज़ के हैं, तो ये एक चैलेंज है, स्मॉल साइज रिएक्टर्स अफेक्टिंग व्हाट, अफेक्टिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ओके, तो ये हमने बात की अबाउट द प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स की। नेक्स्ट हम बात करते हैं यार जो गगनयान मिशन है, जिसमें फर्स्ट क्रूड मिशन है टू द स्पेस, जहाँ पे इंडिया जो है एक तरह से इसको लॉन्च करने की तैयारी में है। तो न्यूज़ में जो था इसका जो गगनयान का जो थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम है वो न्यूज़ में था, मतलब जैसे यहाँ से स्पेस में चले गए, वहाँ से वापस आएंगे ना, जब वापस आएंगे तो री एंट्री हीट जो उनको फेस करना पड़ेगा, उसके लिए जो थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम जो बनाया गया है वो न्यूज़ में था यार। तो ये थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम की अगर हम बात करें, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, गगनयान थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, गगनयान थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम TPS, ये थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम है इसकी बात करें तो सबसे पहले तो मिशन क्या है, गगनयान मिशन के बारे में अगर हम बात करें, मिशन कॉन्टेक्स्ट की, तो देखो भाई, ये इंडिया का फर्स्ट एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है, इंडियाज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। एंड ये टारगेट क्या करता है, स्पेस क्राफ्ट है गगनयान जिसका नाम है, इसको कहाँ भेजने की बात करता है, इन लो अर्थ ऑर्बिट, दैट इज LEO। एंड इसमें 3 मेंबर क्रू मिशन है, ये 3 मेंबर क्रू जाएंगे इसके अंदर बैठ के, एंड ये 400 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएंगे, एंड वहाँ पे ऑर्बिट करेंगे, घूमेंगे फॉर 3 डेज, उसके बाद वापस आएंगे। जब वापस आएंगे तो री एंट्री जो हीट है उससे बचाएगा थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम यार, एंड एक सेफ सी स्प्लैश डाउन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो थर्मल प्रोटेक्शन जो सिस्टम है उसकी ज़रूरत क्यों है, उसकी बात करें, नीड फॉर थर्मल प्रोटेक्शन, यहाँ पे ना जो थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम है इसकी ज़रूरत क्यों है यार, नीड फॉर थर्मल प्रोटेक्शन, नीड फॉर थर्मल प्रोटेक्शन, जब री एंट्री होगा तो कितनी स्पीड में होगा यार, री एंट्री स्पीड इस 7500 से लेके 8000 मीटर पर सेकेंड, मतलब इतना किलोमीटर पर सेकेंड की री एंट्री से होगा, मतलब 7 किलोमीटर पर सेकेंड की री एंट्री से। तो इसकी वजह से जो 99% जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे गर्म हो सकता है केबिन। काइनेटिक एनर्जी 99% काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू हीट, सो एक्सटर्नल टेम्परेचर अराउंड 1800 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा, इसीलिए एक थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम बनाया गया है। एक्सटर्नल टेम्परेचर अप टू 1800 डिग्री सेल्सियस, एंड जो टारगेट टेम्परेचर है कितने लाने के ऊपर बात की जा रही है, 150 डिग्री सेल्सियस। इंटरनल टेम्परेचर कितना पे लाया जाएगा, टारगेट इंटरनल टेम्परेचर बिलो
1800 को यहाँ पे 150 डिग्री सेल्सियस से कम लाने की बात की जा रही है यहाँ पे जो थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम है उसमें। एंड इसका जो सिस्टम का जो थिकनेस है थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम का, इसका थिकनेस कितना है यार, अराउंड 30 to 35 mm थिकनेस है, 3 to 3.5 सेंटीमीटर थिकनेस है इसका। तो ये नीड फॉर थर्मल प्रोटेक्शन की बात की। बाकी जो थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम के जो टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं यार, टाइप्स ऑफ थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। पहला जो है इट इज़ एब्लेटिव थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसमें जो मटेरियल है इट डिकम्पोज टू कैरी हीट अवे, मटेरियल खुद यहाँ पे जल जाता है हीट को बाहर करने के लिए। मटेरियल डिकम्पोजेस टू कैरी हीट अवे एंड ये सिंगल यूज स्पेस क्राफ्ट है जो एब्लेटिव थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम है, इट इज़ अ सिंगल यूज स्पेस क्राफ्ट। ओके, एक होता है एब्लेटिव के बाद एक होता है रेडिएटिव TPS थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। यहाँ पे जो हीट है, हीट इज एमिटेड बैक एज रेडिएशन एंड रीयूजेबल व्हीकल है। ये जो रेडिएटिव TPS है इट इज़ अ रीयूजेबल व्हीकल। एंड एक होता है थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम जिसको हम बोलते हैं हीट सिंक TPS। ये जो हीट सिंक TPS है, हीट सिंक थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम जो है, इसमें मटेरियल जो है वो सॉलिड ही रहता है, मटेरियल रिमेन सॉलिड। है ना, यहाँ पे ये अपने आप को मतलब हाई हीट कैपेसिटी के ऊपर रिलाई करता है, ये हर हाई हीट कैपेसिटी को ये सह सकता है, रिलाइज ऑन हाई हीट कैपेसिटी। ओके, बाकी सिग्निफिकेंस की बात करें, जो गगनयान मिशन है जो थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम है उसका क्या सिग्निफिकेंस है यार। ये एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी को इंश्योर करता है, इट इंश्योर एस्ट्रोनॉट सेफ्टी। ये एक इंडिजिनस ह्यूमन रेटेड कैपेबिलिटी है, इंडिजिनस ह्यूमन रेटेड कैपेबिलिटीज़ है। एंड फाउंडेशन जो है, ये थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम में फाउंडेशन है यार फॉर सस्टेन्ड मिशन, और भी ऐसे मिशन जो हम भेजने वाले हैं उसके लिए फाउंडेशन होगा। एंड इसको हम यहाँ पे जो थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम है उसको एक तरह से रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि और भी जो सिस्टम्स आएंगे वो भी एक तरह से यहाँ पे, ये जो दिक्कत होता है जब वापस आधा जल जाता है ना यार, तो इसको एक रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम में ये कंट्रीब्यूट करेगा ये सिस्टम जो है, दैट इज थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम जो है। तो ये हमने बात किया अबाउट दी गगनयान का थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम जो यहाँ पे न्यूज़ में था, गगनयान मिशन न्यूज़ में था, उसके बारे में हमने देखा यार। तो नेक्स्ट बात करते हैं जो छोटे टॉपिक्स हैं प्रिम्स रिलेटेड जो कि न्यूज़ में थे यार 22 अगस्त को, उसके बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो स्पेस एक्स का जो स्टारशिप रिकवरी है वो न्यूज़ में था यार, बिकॉज जो स्पेस एक्स का जो स्टारशिप है एक ऐसे इट वाज टू अ टावर, मतलब टू वाटर नियर क्रिसमस आइलैंड के पास गिर गया था आफ्टर फ्लोटिंग इन द इंडियन ओशियन फॉर नियरली 24 डेज, है ना। एक कंट्रोल ब्लास्ट डाउन हुआ था जो ऊपर से जब गिरा था वो स्पेस एक्स का जो स्टारशिप, उसके बाद इसको यहाँ पे क्रिसमस आइलैंड के पास देखा गया, ठीक है। तो ये न्यूज़ में था। क्रिसमस आइलैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के पास है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, उस रीजन में। तो उसके बारे में हम बात करें, स्पेस एक्स का जो स्टारशिप रिकवरी है उसके बारे में।
स्पेस एक्स स्टारशिप रिकवरी। अगर हम इसकी बात करें तो किस कॉन्टेक्स्ट में न्यूज़ में था ये? जो स्प्लैश डाउन है, जो स्टारशिप है वो इंडियन ओशन में गिरा था यहाँ पे। एंड ये जो स्टारशिप सिस्टम, इसके बारे में बात करें तो एक फुल्ली रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम है। इट इज़ अ फुल्ली रीयूजेबल लॉन्च सिस्टम। सुपर हैवी बूस्टर होता है इसका, सुपर हैवी बूस्टर होता है। एंड स्टारशिप किसको बोलते हैं? जो अपर स्टेज है ना उसको स्टारशिप बोलते हैं। एंड इसका गोल क्या है ये स्टारशिप सिस्टम का? इसका गोल है टू ऑर्बिट अर्थ, है ना, अर्थ को ऑर्बिट करना इसका गोल है, मून को ऑर्बिट करना, मार्स को ऑर्बिट करना। बाकी इसमें क्रिसमस आइलैंड के पास जहाँ पे गिरा था उसके बारे में हमसे पूछा जा सकता है, क्रिसमस आइलैंड के बारे में। ये जो क्रिसमस आइलैंड है ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ये ऑस्ट्रेलियन एक्सटर्नल टेरिटरी का पार्ट है, ऑस्ट्रेलियन एक्सटर्नल टेरिटरी का पार्ट है। ये ईस्टर्न इंडियन ओशन में लोकेटेड है, ईस्टर्न इंडियन ओशन में लोकेटेड है। यानी जो क्रिसमस आइलैंड है इसका कैपिटल क्या है यार? फ्लाइंग फिश कोव। एंड हाई स्पीसीज एंडेमिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है, बहुत सारे स्पीसीज यहीं पे देखने को मिलते हैं ज़्यादातर यार। सो हाई स्पीसीज एंडेमिज्म इस क्रिसमस आइलैंड में देखने को मिलता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द स्पेस एक्स स्टारशिप रिकवरी के बारे में हमने बात की। नेक्स्ट जो है अगर हम बात करें जो चीज़ न्यूज़ में था दैट इज़ जो टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 है, दैट इज़ TCQ 3.0 टेरियर साइबर क्वेस्ट। ये न्यूज़ में था जो इंडियन आर्मी का जो टेरिटोरियल आर्मी है, इंडियन आर्मी का जो टेरिटोरियल आर्मी है उसने लॉन्च किया 3rd एडिशन ऑफ टेरियर साइबर क्वेस्ट, साइबर पीस के साथ कोलैबोरेट करके। ये जो टेरिटोरियल साइबर क्वेस्ट है वो क्या है? इट इज़ एन एंटी मतलब एक तरह से नेशनल हैकाथॉन है जो कि AI, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इनोवेशन को इस्तेमाल करके जो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं ना उसको एड्रेस करने के लिए बात करता है, उसकी एड्रेस करने की बात करता है। सो अगर हम इसके बारे में बात करें, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड चीज़ है ये टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026। टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 TCQ 3.0। So it is an army-led national hackathon. Army-led नेशनल हैकाथॉन। एंड जो कोलैबोरेशन यहाँ पे हमको देखने को मिलता है, कोलैबोरेशन विथ साइबर पीस, साइबर पीस के साथ कोलैबोरेट करके ये जो टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 है ये बनाया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। बाकी इट फोकस ऑन व्हाट? इट फोकस ऑन जो AI एंड नेशनल सिक्योरिटी उसके ऊपर फोकस करता है। एंड जो कॉम्पिटिटिव ट्रैक्स हैं, मतलब जो कंपटीशन ट्रैक्स हैं वो कौन कौन से हैं? बग हंटिंग इसके अंदर होता है, जो बग होंगे सिस्टम में उसको लोग पता करेंगे, बग हंटिंग, दैट इज CTF।
AI कवच जो है इट इज़ फॉर थ्रेट डिटेक्शन यार। AI कवच इज़ फॉर थ्रेट डिटेक्शन। जो क्रिएटर्स हैं उनके लिए चैलेंज लाया गया फॉर डिजिटल अवेयरनेस की यार वैसे करोगे तो आपको यहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सो क्रिएटर चैलेंज ये कंपटीशन ट्रैक रखा गया फॉर डिजिटल अवेयरनेस। ओके, ये हमने बात की अबाउट टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 की। नेक्स्ट जो चीज़ न्यूज़ में था दैट इज़ FDI के जो रूल्स हैं वो न्यूज़ में थे। FDI के कौन से रूल्स यार? जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जो रूल्स हैं फॉर लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज़ वो न्यूज़ में थे, बिकॉज इंडिया को अराउंड 5,000 करोड़ का यहाँ पे FDI प्रपोजल्स के थ्रू यहाँ पे इतना पैसा मिला, जो कि एज ऑफ रूल्स है ना। जो इन्वेस्टर्स को यहाँ पे जो ईजिंग किया कि जो इन्वेस्टर्स हैं जो शेयरिंग बॉर्डर कंट्रीज़ हैं उनसे यहाँ पे उन इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले, इसीलिए यहाँ पे 5,000 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमको देखने को मिला, इसीलिए न्यूज़ में था ये। सो FDI रूल्स रिगार्डिंग लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स, FDI रूल्स जो है यहाँ पे फॉर लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इन्वेस्टमेंट मिला भाई बॉर्डरिंग नेशन से रिलैक्सेशन के बाद, ईजिंग के बाद जो रूल्स थे उसको अराउंड कितना इन्वेस्टमेंट मिला? इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 5,000 करोड़ दैट इज़ 4,800 रुपीज़ 4,895 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट मिला। एंड न्यू फ्रेमवर्क के अंदर एक ऑटोमेटिक रूट जो है वो अलाउ किया गया है। ऑटोमेटिक रूट इज़ अलाउड। इसके अंदर लिमिट की बात करें तो नॉन कंट्रोलिंग जो स्टेक्स हैं वो लेस देन 10% है यहाँ पे। एंड जो इन्वेस्टमेंट रूल्स यहाँ पे लाए गए हैं, मतलब जो इन्वेस्टमेंट का जो रूट है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू अगर हम बात करें, एक ऑटोमेटिक रूट है एंड एक गवर्नमेंट रूट है। एक ऑटोमेटिक रूट एंड एक गवर्नमेंट रूट। तो ये हमने बात की अबाउट वर्ड जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स हैं, जिसमें लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए यार। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है ADB वो न्यूज़ में था यार। ADB न्यूज़ में क्यों था? एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है बिकॉज इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पे $230 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया, जो कि एक तरह से वाटर सप्लाई सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को चेन्नई के अंदर यहाँ पे एक्सपांड करने की बात करता है। सो एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। सो लोन लिया गया यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक से, इसीलिए न्यूज़ में था। एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिया गया। चेन्नई का जो वाटर सप्लाई लोन है, चेन्नई का वाटर सप्लाई के लिए यहाँ पे लोन लिया गया अराउंड $230 मिलियन।
एंड ये कब एस्टेब्लाइज किया गया था? एशियन डेवलपमेंट बैंक इज एस्टेब्लाइज्ड इन 1966। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है यार? मनीला, फिलीपींस। इसके अंदर मेंबर्स कितने हैं? 69 कंट्रीज इज द मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर है एशियन डेवलपमेंट बैंक में। इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट शेयर होल्डर। नेक्स्ट जो चीज़ यहाँ पे न्यूज़ में थी दैट इज़ जो एंटीलोप रीफ है वो न्यूज़ में था। साउथ चाइना सी में जो एंटीलोप रीफ है ये न्यूज़ में था यार, बिकॉज चाइना हैज़ कम्प्लीटली जो फर्स्ट फेज कंस्ट्रक्शन है आर्टिफिशियल आइलैंड जो बना रहा है चाइना साउथ चाइना सी में, जिसको हमने नाम क्या दिया? एंटीलोप लीफ नाम दिया है उसने, है ना, जो कि एक तरह से पार्सल आइलैंड का पार्ट है। उसको पहला फेज कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया है भाई चाइना ने। तो इसके बारे में, पार्सल आइलैंड के बारे में, एंटीलोप रीफ के बारे में अगर हम बात करें, एंटीलोप रीफ इन दी साउथ चाइना सी। एंटीलोप रीफ इन साउथ चाइना सी, इसके बारे में बात करें, देखो भाई एक चाइना का आर्टिफिशियल आइलैंड कंस्ट्रक्शन है ये। इट इज़ चाइनाज आर्टिफिशियल आइलैंड कंस्ट्रक्शन। कहाँ पे लोकेटेड है एंटीलोप आइलैंड? इट इज़ लोकेटेड इन पार्सल आइलैंड ऑफ साउथ चाइना सी। इसके अंदर हमको टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी देखने को मिल रहा है। साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, लाइक चाइना इसको क्लेम करता है, जो जीजा के नाम से वियतनाम क्लेम करता है, ह्वांगसा, वियतनाम एस वैंगसा एंड ताइवान भी क्लेम करता है। तो तीनों के बीच में टेरिटोरियल डिस्प्यूट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड इट इज़ ऑल्सो स्ट्रेटेजिक शिपिंग एंड रिसोर्स साइट यार, एक स्ट्रेटेजिक शिपिंग एंड रिसोर्स एरिया है। यहाँ पे रिसोर्सेज में साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, तो इसीलिए न्यूज़ में था एंटीलोप आइलैंड जो कि पार्सल आइलैंड साउथ चाइना सी में है। नेक्स्ट जो चीज़ न्यूज़ में था मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम जो है MPMS स्कीम 2026 ये न्यूज़ में था, बिकॉज जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने नोटिफाई किया अराउंड 62,000 करोड़, है ना, किसको दिया गया? मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को, जो कि एक तरह से जो मैन्युफैक्चरिंग है मोबाइल्स का उसको उसके ग्रोथ को बढ़ाएगा, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन को स्ट्रेंथन करेगा। प्रमोट करेगा यार जो इंडियन ओन ब्रांड्स हैं उनको। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम 2026 की बात करें तो इसको कितना बजट मिला? अराउंड 62,000 करोड़ का बजट ऑफ अराउंड ₹62,500 करोड़। किस ड्यूरेशन में? फाइनेंशियल 2026-27 से लेके 30-31 तक। ड्यूरेशन फाइनेंशियल 2026-27 टू 2030
31। जो सक्सेसर है किसका, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है उसका, इट इज़ अ सक्सेसर टू प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। जो टारगेट सेगमेंट है यहाँ पे दैट इज TS1 जो कि 2.25 to 5% इंसेंटिव प्रोवाइड करता है, एंड TS2 जो है वो इंडियन ब्रांड जो है इनको इंसेंटिवाइज करता है, प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। एंड जो इंडिया का जो मोबाइल स्टेटस है कि इंडिया के अंदर मोबाइल कैसे बनाए जाते हैं, इंडिया का मोबाइल स्टेटस की बात करें, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर आफ्टर, सबको पता है, चाइना। नाइन्टी 99.2% जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग होती है यहाँ पे। एंड वैल्यू एडिशन जो है इसकी कितना परसेंट टारगेट है, वैल्यू एडिशन कितना कर सकते हैं हम यहाँ पे, है ना, इट इज़ अराउंड 35 to 40%। ये हमने बात की मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की। एंटीलोप ब्रीफ की बात की, एशियन डेवलपमेंट बैंक, FDI रूल्स जो लैंड बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के लिए हैं, टेरियर साइबर क्वेस्ट 2026 उसके बारे में बात की। स्पेस एक्स का जो स्टारशिप रिकवरी है उसके बारे में देखा। गगनयान का जो थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम है उसके बारे में बात की यार। जो PHWR है उसके बारे में बात की। एंड इंडस्ट्री का जो डेफिनेशन है लेबर राइट लॉस के अंदर 0 FIR क्या होता है ये देखा। हमने बात की अबाउट दी फूड सेफ्टी इन इंडिया, तुकाराम मुंडे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थे। सो दिस ऑल अबाउट दी करंट अफेयर्स ऑफ 22 अगस्त 2026।